नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीक भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। स्पेशली ईरान फिर से फोकस बना हुआ है क्योंकि ईरान पे कभी भी ट्रम्प अटैक कर सकता है और उसको लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि अभी एक मीटिंग भी हुई थी इस्तांबुल में अमेरिकन एनवॉयज़ और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागाची के बीच में, जिसको लेकर ये बात हो रही है कि अब वो मीटिंग का वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया है इस्तांबुल टर्की से ओमान के अंदर। क्योंकि ओमान ने पास्ट में भी, जब ओबामा के टाइम पे भी डील हुई थी ईरान और मेजर पावर्स के बीच में, न्यूक्लियर डील जिसको हम बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोला जाता है उसको। तो उस डील के टाइम पे भी जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी वो ओमान से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ईरान से नेगोशिएट करना होता है तो ओमान एक ग्राउंड बनता है, वेन्यू बनता है। तो ये सारी चीज़ें चली हुई हैं डेवलपमेंट। इन चीज़ों पे हम क्लोजली मॉनिटर कर भी रहे हैं। लेकिन इस वीक में जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ हुई वो हुई कि इंडिया का जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का परेड था, उस टाइम पे जो चीफ गेस्ट थी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेन, वो इंडिया में आई हुई थी उस टाइम पे एज ए चीफ गेस्ट। और अगले दिन उन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और उसकी अनाउंसमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। तो जिसको उन्होंने बोला मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि ये बहुत मेजर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्योंकि दोनों कंट्रीज, दोनों इकोनॉमीज मिलाकर ईयू के अंदर 27 कंट्रीज आती हैं, मेजर 27 कंट्रीज आती हैं। और साथ में इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इन दोनों का मिला के टोटल वर्ल्ड का जीडीपी का ये 25% है। और दोनों की पॉपुलेशन मिला दे ईयू की कंट्रीज़ की और इंडिया की, तो अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन लोग, मतलब 200 करोड़ लोग होते हैं। तो ये एक बहुत मेजर डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स भी है। अब इस डील को इतना जल्दी क्यों अनाउंस किया गया है? क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो उसके क्या कारण है उस आज इस वीडियो में ये समझेंगे। और साथ में इस डील के साइन होने से कौन कौन से सेक्टर्स में फ़ायदा होने वाला है इंडिया को या फिर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को, जो 27 कंट्रीज़ है। तो आज इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि अभी एक दो दिन पहले ट्रंप ने ट्वीट भी किया था कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड डील फाइनल हो गई है, जो काफ़ी महीनों से लटकी हुई थी। और साथ में इंडिया के ऊपर अब वो टैरिफ जो 25% लगा रखा था उन्होंने अक्रॉस द कंट्रीज़, वो 18% कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ये मदर ऑफ ऑल डील है जो साइन हुई है ईयू और इंडिया के बीच में, जो 2007 से चली हुई थी नेगोशिएशन जिस डील को लेकर, और वो डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें नेगोशिएशन आके रुक जाती है। स्पेशली इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया के लिए डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि डेयरी से और एग्रीकल्चर से इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं। और दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट अगर इंडिया में इंडियन मार्केट को फ्लड करेंगे तो ये हार्म करेगा इंडियन डेयरी सेक्टर्स से जुड़े हुए फार्मर्स को और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फार्मर्स को। इसलिए इंडिया इन सेक्टर्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इन चीज़ों के कारण डील लिंगर ऑन करती रहती है। दूसरा रीज़न ये, जैसे अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता है कि इंडिया उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स ले ले, लेकिन वो अपने काउस को नॉन वेजिटेरियन फूड फीड करते हैं। तो इंडिया के इसमें कहीं ना कहीं एक वो रिलीजियस सेंटीमेंट भी है कि ऐसी गाय का दूध इंडिया की मार्केट में आ रहा है जो खुद ही चिकन खाती है या नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाती है, तो वो इंडिया की रिलीजियस सेंटीमेंट के लिए भी हर्ट करता है काफ़ी लोगों को। इसलिए भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर रिलैक्स नहीं देती उन कंट्रीज़ को, और नेगोशिएशन आगे कहीं ना कहीं रुक जाती है। लेकिन अब ये नेगोशिएशन इतनी जल्दी अनाउंस की गई हैं, जबकि कुछ चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, जिनको वर्कआउट करना है दोनों कंट्री, दोनों पार्टीज़ के बीच में, ईयू के बीच में और इंडिया के बीच में। फिर भी ये डील अनाउंस कर दी गई है। तो इस डील के अनाउंस करने में क्या क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं फ़ायदा होगा कौन कौन से सेक्टर्स को। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप के ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा इस डील से होगा, क्योंकि कंपनीज लाइक वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज या फिर रेनॉल्ट, इन सारी कंपनीज की जो गाड़ीज़ है वो इंडियन मार्केट में डोमिनेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम 110% तक लगाते हैं, स्पेशली हाई एंड जो SUVs होती है उनके ऊपर। तो इसलिए इंडियन मार्केट में वो compete नहीं कर पाती, और इंडियन मार्केट टाटा या महिंद्रा जैसी गाड़ीज SUVs के मामले में डोमिनेट करती हैं, क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स उनको परचेज करते हैं। जबकि इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कोई भी मर्सिडीज बेंज या फिर BMW नहीं खरीदना चाहता। अपर क्लास के कुछ लिमिटेड लोग ही उन चीज़ों को खरीदते हैं, वरना मेजोरिटी जो मिडिल क्लास है वो उनकी इनकम से बाहर होती है, तो इसलिए वो नहीं खरीद पाते उनको। अब ये डील फाइनलाइज होने के बाद क्या हो रहा है कि जो 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी होता था इन SUVs के ऊपर, जो महंगी गाड़ियाँ, हायर सेगमेंट वाली जो गाड़ीज होती है, स्पेसिफिक बोलें तो $15,000 से ऊपर की जो भी गाड़ी, 18 या 20 लाख से
ऊपर की जो भी गाड़ीज हैं उन सारों के ऊपर अब इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घट के 10% हो जाएगी, तो जिससे वो गाड़ी सस्ती हो जाएंगी इंडियन मार्केट में और वो compete कर पाएंगी महिंद्रा और टाटा की कंपनी के साथ। तो ये एक मेजर फायदा होने वाला है ऑटोमोटिव सेक्टर को। और जो $15,000 से कम की गाड़ीज है उनके ऊपर अभी भी वही इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी, क्योंकि जो ये सस्ते सेगमेंट वाली गाड़ीज होती है इंडियन मार्केट में, स्पेशली जो मारुति और हुंडई निकालती है, उन गाड़ीज को अभी भी प्रोटेक्ट करके रखनी चाहती है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि अगर फॉरेन ब्रांड्स उसमें आ गए तो इनका कहीं ना कहीं इन कंपनीज के ऊपर खतरा हो जाएगा। इसलिए $15,000 से अबोव वाली जो गाड़ीज है उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ड्रेस्टिकली कम कर दी गई है। जो 110% इंपोर्ट ड्यूटी थी अब उसको 10% कर दिया जाएगा, जिससे ये गाड़ी सस्ती हो जाएंगी और ये ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, स्पेशली यूरोप के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा ये है जो वाइन्स, जो इंपोर्टेड वाइन्स होती है स्पेशली ईयू से जो आती हैं, फ्रांस से या फिर इटली से, जो कि प्रीमियम वाइन्स होती हैं, उन सारों के ऊपर पहले इंपोर्ट ड्यूटी था 150%, अब उसको घटा के 20 से 30% कर दिया जाएगा। तो इंडियन मार्केट में वाइन्स भी अब सस्ती मिलने लग जाएंगी, इंपोर्टेड वाइन्स। और ये वाइन्स जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं ईयू के अंदर, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तीसरा, चॉकलेट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाएगी, 50% अभी इंपोर्ट ड्यूटी चॉकलेट्स के ऊपर। जो हाई एंड चॉकलेट्स आती हैं स्पेशली इटली से या स्विट्जरलैंड से या फ्रांस से, वो सारे की सारी चॉकलेट्स के ऊपर जो पहले 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी अब वो 0% कर दी गई है। तो चॉकलेट वाले सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ईयू को इस ट्रेड डील से। उसके अलावा फार्मा सेक्टर में स्पेशली जो मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले टैरिफ लगता था, वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स, स्पेशली कैंसर से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों का ईयू को फायदा मिलने वाला है इन सारे सेक्टर्स में। एक तो ऑटोमोटिव सेक्टर में, दूसरा वाइन्स के सेक्टर में, तीसरा चॉकलेट के सेक्टर में, चौथा मेडिकल इक्विपमेंट और लाइफ सेविंग ड्रग्स के सेक्टर में। तो इन सारी चीज़ों का ईयू को फायदा मिलने वाला है। अब इंडियन साइड को क्या फायदा होने वाला है इस ट्रेड डील से? एक तो ये सब चीज़ें इंडिया में अब सस्ती मिलने लग जाएंगी, जो वो हाई एंड प्रीमियम गाड़ीज हो फॉरेन की, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और इंडिया में जो डोमिनेट कर रहे हैं अभी प्लेयर्स, उनको भी अपनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के अंदर, ताकि कंपटीशन में वो सर्वाइव कर पाए। तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। दूसरा, वाइन्स और चॉकलेट जैसी चीज़ें अब सस्ती मिलने लग जाएंगी, जो प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें होती है जो ईयू से आती है इंडिया में इंपोर्ट होके। उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट और लाइफ सेविंग ड्रग सस्ती हो जाएगी, तो इससे इंडियन कंज्यूमर को इससे भी फायदा होगा। लेकिन उसके अलावा इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ईयू के अंदर, स्पेशली जेम्स और ज्वेलरीज, उसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा, टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले की अगर हम पहले बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरीज इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था यूएस को, लेकिन यूएस ने अभी 50% टैरिफ लगाने के बाद वो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रखा है। और जो इंडिया कैपिटल है सूरत जेम्स एंड ज्वेलरीज का, स्पेशली डायमंड्स का, तो वो सारा एक्सपोर्ट अब जो ईयू में जाने के चांस है, क्योंकि यूएस के ऊपर यूएस ने जितना टैरिफ लगा रखा है वहाँ पर अब वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट में। तो ईयू एक ऑफर अल्टरनेटिव मार्केट इन जेम्स और ज्वेलरी वाले लोगों को मिलेगा। और इस सेक्टर के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद, वो थोड़ा रिड्यूस होगा। दूसरा है टेक्सटाइल सेक्टर। अब टेक्सटाइल सेक्टर में भी इंडिया compete नहीं कर पा रहा है यूएस जैसी इकोनॉमी में, क्योंकि 50% टैरिफ है। और बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना जैसे जो ट्रेडिशनल इंडिया के राइवल हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं इंडिया से कंपेरेटिव। तो इंडिया को अब ये डील होने के बाद ईयू में काफ़ी अच्छा मार्केट मिलेगा। और टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी जो प्रेशर है इन फॉरेन कंट्रीज़ का भी और टैरिफ्स का भी, वो भी कम होगा और उससे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को एक राहत की सांस मिलेगी। तीसरा, श्रिम्प्स का जो एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कोस्टल जो भी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उसके ऊपर भी टैरिफ काफ़ी ज़्यादा घटा दिए हैं ईयू ने, जीरो के बराबर ही कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया को एडवांटेज रहता है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो इन सेक्टर्स में जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले में, टेक्सटाइल में और मरीन वाले सेक्टर में, स्पेशली श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स में, इंडिया हमेशा ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर और इंडिया हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडियन प्रोडक्ट्स को इसमें मिलती है। और ये डील साइन होने से इंडिया के इन सारे एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होगा और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस ईयू के साथ जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किया है। लेकिन अब बात ये करते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी चीज़ें अभी भी जो लेफ्ट आउट हो गई हैं इस डील से। अब मेजर जो चीज़ जो इस डील में अभी भी क्लियर नहीं है, उसको लेकर वर्कआउट नहीं हुआ है कि उसका क्या होगा, वो है ईयू एक नई रेगुलेशन लेके आया अभी, जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसका मेन पर्पस जो है, ये ईयू का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक ये नया रेगुलेशन लेके आया यूरोपियन यूनियन, इसका मेन पर्पस है कार्बन लीकेज को बचाना। अब ईयू जैसे एडवांस कंट्रीज में, एडवांस एरिया में क्या सीन है
कि वहाँ पर कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसको आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वहाँ पर कार्बन टैक्स देना पड़ता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर आपको लो कार्बन जो पैदा करने वाली टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप करना पड़ता है, जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसके अंदर मशीनरी को, तो लो कार्बन मशीनरी का यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं स्पेशली स्टील, एल्यूमिनियम या फिर सीमेंट के सेक्टर में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनीज ईयू के अंदर अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को शिफ्ट कर रही हैं ईयू के आउटसाइड अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट में, और वहाँ वो प्रोड्यूस करके फिर वहाँ से इंपोर्ट करवा रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो जिससे कार्बन लीकेज हो रहा है कि जो कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ रेगुलेशंस हैं ईयू के अंदर, वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है इतनी टाइट रेगुलेशन। तो इनसे बचने के लिए यूरोपियन कंपनीज भी अपनी प्रोडक्शन इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या चाइना में शिफ्ट कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेके आए हैं कि जो स्टील, स्पेशली स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर, ये 5-6 सेक्टर्स हैं, इनका जो भी इंपोर्ट होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनको एक ये कार्बन टैक्स देना पड़ेगा एक तरह से, जिससे इनकी इंपोर्ट फीस बढ़ जाएगी, जिससे ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे प्रोडक्ट ईयू के मार्केट में, और लोकल जो कंपनीज हैं जो इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्बन टैक्स दे रही हैं और बाहर वाले इस कार्बन टैक्स से बच रहे थे अभी तक। तो ये 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया है ईयू ने, और इसको लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि इंडिया स्पेशली स्टील के सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया चाइना के बाद सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, और ईयू में इंडिया का 2/3 एक्सपोर्ट स्टील का ईयू में जाता है। तो अगर इस स्टील के ऊपर ये बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कार्बन टैक्स लग गया, तो इससे कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके नंबर्स में कमी आएगी, और जिससे स्टील सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनेगा इंडिया के स्टील सेक्टर के ऊपर और स्टील कंपनीज के ऊपर। तो इसलिए इंडिया इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि ये हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील फाइनलाइज हुई है, जिसका टेक्स्ट अभी तक आया नहीं है बाहर, उसके अंदर इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं है, इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, और इंडिया चाहता है कि इस चीज़ को उसमें इंक्लूड किया जाए कि इंडिया के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। तो आने वाले टाइम में एक ऐसी नेगोशिएशन बढ़ती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है कि इसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा ईयू का, जो ये कार्बन टैक्स है। बाकी चीज़ों को लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अल्टीमेटली मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर प्रोटेक्टेड रहेगा ईयू के प्रोडक्ट से इसका भी हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इंडिया को एक अच्छी इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत सारी चीज़ें अब सस्ती मिलने लग जाएंगी जो पहले महंगी मिलती थी, और इंडिया का एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ जाएंगे ईयू में, पहले से काफ़ी डबल हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2032 तक। तो ये इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। इंडिया ने पिछले सालों में यूके के साथ भी, ओमान के साथ भी, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आज की वोलेटाइल इकोनॉमी में। इंटरनेशनल जो सिनेरियो हो रखा है, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है, और साथ में जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट में उसको कम करता है, क्योंकि जब क्लियर हो जाते हैं रूल्स दो कॉन्टिनेंट या दो कंट्रीज के बीच में कि ऐसे ट्रेड होगा, इस रेट के ऊपर ट्रेड होगा, तो फिर वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है जो ट्रंप जैसे लोगों ने डाल रखी है, इंटेंशनली पुट कर रखी है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ताकि ट्रेड इम्बैलेंस बने रहें और दुनिया के सारे जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो सारी टोज पे रहें, और उनको क्लियर ना रहे कि अगला ट्रंप का मूव क्या होगा। तो इसलिए ये एक वेलकमिंग एग्रीमेंट्स होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इंडिया और यूयू का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया 25% ग्लोबल जीडीपी है ईयू और इंडिया मिला के, और 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों को ये इफेक्ट करेगा। तो ये इसलिए मदर ऑफ ऑल डील्स है। अब इसको इतना जल्दी साइन क्यों किया गया है, जो इतने सालों से ये अटका हुआ था, उसके मेजर रीजन आपको पता ही है कि एक तो ट्रंप को कहीं ना कहीं सिग्नल देना है, जैसे ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ईयू के ऊपर प्रेशर बना रहा है। दूसरा, ट्रंप की वोलेटाइल जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, किसी के ऊपर कितना ही टैरिफ लगा देते हैं, जैसे अब ग्रीनलैंड हमारे को नहीं दोगे तो नया टैरिफ, थोड़े दिनों पहले कोई एग्रीमेंट किया था उसको फाड़ के फेंक दिया, अब नया टैरिफ। तो मतलब वो हर चीज़ पे टैरिफ लगा देते हैं। इंडिया पे भी वो कह रहे थे 50% से 500% करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल आदमी है ट्रंप, और उससे बचने के लिए ईयू अपने आप को इन हेडविंड से, जो इकोनॉमिक हेडविंड से उसको फेस करनी पड़ रही है आज के दिन ग्लोबल इकोनॉमी में, और इंडिया को भी, वो उससे बचने के लिए दोनों मेजर कंट्रीज साथ में आई हैं, ताकि एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर, और ट्रेड को फिर से नॉर्मलाइज किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर और सिग्नल देने के लिए ट्रंप को कि हम आपके आगे
झुकेंगे नहीं। तो ये एक सिग्नलिंग है ट्रंप को कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड नहीं नॉर्मली चल पाएगा अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम हमारे और भी अलाइज और पार्टनर्स हैं और कंट्रीज हैं जिनके टुवर्ड्स हम देख सकते हैं। तो ये सिग्नल भेजा है इंडिया और ईयू ने ट्रंप को। दूसरा ये है कि ईयू की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, इंडिया की भी है, चाइना के ऊपर। और चाइना ने तो ईयू का पूरा पूरा मार्केट ही खत्म कर दिया है। अगर चाइना के ऊपर ईयू इतना डिपेंडेंट है, स्पेशली उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर, कि अगर चाइना गाड़ियां ना खरीदे तो फोक्सवैगन की आधी सेल खत्म हो जाएगी। आधी सेल फोक्सवैगन की चाइना में होती है। तो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ईयू के ऑटोमोटिव सेक्टर की, और चाइना बहुत ज़्यादा स्टील डंप कर रहा है ईयू के अंदर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी ईयू ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ताकि चाइना के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। इंडिया की भी सेम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो रखी है, उससे कम करने की ये कहीं ना कहीं एक वेलकमिंग स्टेप है। अब इन चीज़ों के होने के बाद ही तुरंत ट्रंप ने एक दो दिन बाद, जैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उर्सुला वोन डेर अभी ब्रसेल्स पहुंची नहीं थी, होगी शायद वापस, उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया और यूएस में भी अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज हो गई हैं, और इंडिया के ऊपर वो टैरिफ घटा रहा है, 18% कर रहा है। तो ये ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही अपने ट्विटर पे डाला है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन ट्रंप ने जैसा ट्वीट किया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर भी खोल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। लेकिन देखेंगे आने वाले टाइम में जब ये फाइनल इसका फॉर्मेट आएगा डील का, कि क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि $500 बिलियन का प्रोडक्ट बाय करेगा इंडिया आने वाले सालों में यूएस से। जो वो ट्रंप बोलते रहते हैं, वो सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तब भी कह रहे थे कि $500 बिलियन के वो आर्म्स खरीदेंगे। अब इतने पैसे उनके पास है ही नहीं सऊदी के पास, क्योंकि वो एक नया सिटी बना रहे हैं नियोम, वो प्रोजेक्ट उनका अटका हुआ है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में उनकी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई है, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, जो इकोनॉमी पूरी पूरी ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट हो सऊदी जैसी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बातें हैं। तो वो अब $500 बिलियन के आम कैसे खरीदेगा यूएस से? तो ये सब एक शोमैनशिप होती है। सेम इंडिया को लेकर वो कह रहे हैं कि $500 बिलियन के कमोडिटीज़ इंडिया बाय करेगा आने वाले सालों में यूएस से, और स्पेशली इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा। इंडिया ने एग्री किया है। अभी एग्री किया नहीं किया अभी तक कुछ क्लियर है नहीं। ट्रंप बोल रहा है इंडियन साइड से कुछ कोई स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर आई नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स वेनेजुएला और यूएस से रैंप अप करेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि एक तो ट्रंप को खुश करना है, और दूसरा ये है कि वेनेजुएला अब तो कम से कम ओपन हो जाएगा ना। अब पहले तो सैंक्शन लगा रखे थे, यूएस का दुश्मन था तो हम उनसे खरीद रहे थे, उनको दिक्कत थी। लेकिन अब सैंक्शंस नहीं है वेनेजुएला के ऊपर, उनका प्रेसिडेंट आ गया है वहाँ से, उन्होंने मडूरो को हटा दिया फोर्सफुली। तो अब इंडिया शायद वेनेजुएला से ऑयल खरीद पाएगा, क्योंकि ट्रंप को भी अब वेनेजुएलन ऑयल बेचने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इंडिया के लिए एक नया अल्टरनेटिव खुला है वेनेजुएला में ऑयल सस्ता मिलने का, और ये इंडिया के लिए वेलकमिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें अभी ग्लोब में हो रही हैं, और ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। जो ट्रंप और इंडिया डील की बात चली हुई है कि आगे ये कहाँ जाती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। और ईरान को लेकर काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं ग्राउंड के ऊपर बहुत तेज़ी से, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और फाइनली जो अभी इंडिया ने बजट पेश किया था, उसके अंदर मैंने आपको चाबार के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है कि चाबार हमारे 21st सेंचुरी का सबसे मेजर प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का। क्योंकि इंडिया का जो कनेक्टिविटी का विजन है, कोई भी कंट्री अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी उसकी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ट्रेड नहीं होगा, तो वो ग्रो और प्रॉस्पर नहीं कर सकता। ये वेल्थ ऑफ नेशन से लेकर उससे पुराने स्कॉलर चाणक्य तक ने अपनी बुक्स में लिख रखा है। तो इंडिया का कनेक्टिविटी कॉरिडोर चाबार से ही निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही हमारा एक लैंड ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है वेस्ट में। तो अगर चाबार पोर्ट को लेकर अभी जो नया बजट में सैंक्शन अमाउंट करनी थी, वो ₹1 भी नहीं किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। जो पिछले साल 400 करोड़ रुपए अलॉट किए थे बजट में, यूनियन बजट में, इस बार ₹1 भी अलोकेट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट प्रेशर में आ रही है ट्रंप के सैंक्शंस के, और उस प्रोजेक्ट से बैक डाउन कर रही है, पीछे हट रही है, जो कि मैंने बताया था सबसे बड़ा ब्लंडर होगा 21st सेंचुरी का। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लीजिए, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल नो नेगोशिएशन वाला स्टैंड रखिए कि इसको लेकर चाहे हमारे को सैंक्शंस खाने पड़ जाएं, लेकिन हम इसके ऊपर पीछे नहीं हटेंगे। और हटेंगे तो हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा टेंजिबल चाहिए इसके बदले में। तो ये अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा मिलता हुआ, और इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहा है अमेरिका के। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि इस चीज़ को प्लीज़ देखिए और इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि चाबार को हम ऐसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। क्योंकि ये एक सिग्नलिंग है इंडिया की रिजोल्व की, कि इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट की बातें करता है, और अगर ईरान
के अंदर ये चाबार पोर्ट, क्योंकि ईरान में ह्यूमन राइट हमारे लिए भी कंसर्न है। वहाँ जो प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है वो गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन हम कोई रिजीम चेंज के सपोर्ट में नहीं है। और हमारे लिए ईरान सिर्फ एक ह्यूमन राइट इशू नहीं है, एक हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी इशू है, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग डेवलपमेंट है जो अभी हुई है यूनियन बजट के अंदर। मैं सोच रहा हूँ कुछ करेंगे मोदी जी, अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे, वरना नहीं दिखा पा रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा शेमफुल है कि एक प्राइम मिनिस्टर, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर रहा है एक प्रेसिडेंट की व्हीम्स और फेंसेस के आगे। थैंक यू।